ये पोपली जी तो खुद ही कब्जा करे बैठे हैं। कहाँ पर? झांसी में कब्जा करे बैठे हैं। बजरिया चौक में इनकी एक दुकान है स्कूल ड्रेस की। आज भी आप जाके देखो मौके पे, इनकी पुरानी दुकान है। इनके फादर का नाम रामस्वरूप। और सावित्री जिंदल को तो सिर्फ बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये जो साजिश रची जा रही है कमल गुप्ता द्वारा रची जा रही है। अच्छा। हाँ, ये विधायक के पास पहुंचेंगे लोग, ये कुछ कर नहीं पाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पुनिया जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और विशेष तौर पर जितने भी राजनीतिक मामले होते हैं उन पर ये अपनी बेबाक राय रखते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और तमाम लोगों से एज ए समाज से भी इनका मिलना जुलना रहता है। मसला है, आज हम हिसार पे बात करेंगे। जिस तरीके से पूरे हरियाणा में हिसार चर्चाओं में है और उस चर्चा का मुख्य कारण है हिसार के जो मेयर हैं प्रवीण पोपली। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जो कहने की चला रखा है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है और क्या इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं छोटी मछलियां हैं या फिर गरीब लोग हैं, या फिर ये जो अभियान है मेयर साहब का और जिसमें जो जो लोग कहीं ना कहीं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, क्या बिना भेदभाव किए निगम की जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो सब पर की जाती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाम चमकाने के लिए, या फिर यूं कहे कि जिस तरीके से नायक फिल्म आप सबको पता है अनिल कपूर की कि एक दिन का मुख्यमंत्री, या सिर्फ इस तरीके से चर्चा में रहने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे और डीपली, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि लगातार लोगों से मिलते हैं, तो आखिर हिसार के लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और पूरी की पूरी बात हमें से रखे। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान, क्योंकि पहली बात तो ये, चाहे हिसार हो या कोई भी शहर हो, हर कोई चाहता है कि जो सड़कें हैं, गलियां हैं या जो बाजार, उसमें अतिक्रमण ना हो, क्योंकि लोगों को असुविधा होती है, जाम लगता है, तो सभी को कहीं ना कहीं समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। हर कोई चाहता है कि जो सड़कें हों खाली रहे, जाम ना रहे, क्योंकि बहुत बार इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस को निकलना है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से जो मेयर प्रवीण पोपली जिस तरीके से उन्होंने अभियान चला रखा है, तो आपके भी पास लगातार लोगों के फोन आ रहे होंगे, आप भी लगातार समाचार देखते हो, क्या कुछ कहेंगे कि मेयर ने जो पहल की है इसको पहले रूप में आप कैसे देखते हैं प्रथम दृष्टि से? देखो, मेयर का जो ये अभियान है ना, जी। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए रचा गया है। क्योंकि एक गरीब रेडी वाला सबसे कमजोर कड़ी है हमारे समाज की। जी। हम कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमारे आगे कोई गाड़ी वाला रेडी वाला खड़ा है, सबसे पहले हम उसको धमकाते हैं, रिक्शा वाले को धमका देते हैं। जी। किसी गाड़ी वाले को छेड़ के दिखा दो, आप कोई छेड़ता हो बता दो। क्योंकि ये इनका एक ही ध्येय है इस मौजूदा सिस्टम का, कि आप कमजोर कड़ी को छेड़ दो और कमजोर कड़ी के समर्थन में कोई भी नहीं बोलता। जी। जिस जिस रेडी वालों को ये हटा रहे हैं ना, आप उससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था। जी। पॉइंट सारे चिन्हित करने चाहिए थे, भाई कौन सा कब्जा कहाँ है। देखो, जो परमानेंट कब्जा करे बैठे हैं लोग, परमानेंट, जैसे रेडियो रोड के ऊपर जो परमानेंट स्टार लगा रखे थे लोगों ने, अपने सिस्टम जमा रखे थे, पूरा एक घर बना रखा था, उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 1 मई 2014 को लागू हुआ था सेंटर के द्वारा। जी। और शैलजा जी उस टाइम मंत्री थी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हाउसिंग की, केंद्रीय राज्य शहरी मंत्री थी वो उस टाइम। तो उन्होंने ये एक्ट लागू करवाया था और 10 लाख रेडी वाले हमारे देश में आज भी है और उनके लिए ये लागू किया गया था। भाई, आप सबसे पहले तो रेडी वालों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जो निगम के माध्यम से। निगम उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसका अपना एक हक बन जाता है। दूसरी बात, रेडी वाला परमानेंट अपना ठिकाना नहीं बना सकता, उसका काम है घूमना। और जो ये पोपली जी लगे हुए हैं ना, ये पोपली जी तो खुद ही कब्जा करे बैठे हैं। कहाँ पर? झांसी में कब्जा करे बैठे हैं। बजरिया चौक में इनकी एक दुकान है स्कूल ड्रेस की। आज भी आप जाके देखो मौके पे, इनकी पुरानी दुकान है। इनके फादर का नाम रामस्वरूप।
और आज भी इनकी स्कूल ड्रेस की दुकान है। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हो डॉक्टर ना साहब, ना, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। तो आरोप क्या है? जो चीज ऑन रिकॉर्ड है, बजरिया चौक में सबने कब्जा कर रखे चबूतरे पे, वो निगम की जगह है, लेकिन आज तक किसी ने आरटीआई जो लगाई है उसका जवाब नहीं दिया गया। ये मतलब एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो मेयर प्रवीण पोपली हिसार में अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है, वो भी हांसी में। और ये तमाम हांसी की जनता जो है वो भली भांति जानती होगी कि आखिर इस बात में जो डॉक्टर साहब ने बताई है, इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है कि उनकी कपड़े की दुकान है हांसी में, उनके फादर साहब जो उस दुकान को चलाते थे, और जिस तरीके से उन्होंने अतिक्रमण करके दुकान को आगे बढ़ा रखा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है कि जो कहीं न कहीं खुद जो जिम्मेदार व्यक्ति है, खुद उसने कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन करके अपनी दुकान अतिक्रमण के ऊपर, यानी कि जो नाला वहां बताया गया है, नाले के ऊपर बना रखी, नाले के ऊपर वो दुकान बनी हुई है, और वो खुद लोगों की जो है कहीं न कहीं यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे, वो भी उन लोगों का जो गरीब लोग हैं, जो रेडी लगाकर कहीं न कहीं रोजाना दिन में 1000, 1500, 2000 रुपए कमाते हैं अपना। लेकिन बड़ा गंभीर विषय, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एक पेपर वर्क करके इसका काम होमवर्क करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बात रही अतिक्रमण की, और भी बहुत सारे मसले निगम के, तो हम हाउस टैक्स की बात करें, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो मतलब क्या वाकई में वो गंभीर? देखिए, अतिक्रमण मैंने जैसे शुरू में कहा, हटना चाहिए, हर कोई चाहता है, बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए वो ये काम कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम पुराने शहर की बात करें, चाहे राजगुरु मार्केट, नागौरी गेट, और तमाम जितना भी, चाहे जिंदल चौक के आसपास की बात करें, जिंदल हॉस्पिटल की बात करें, उस रोड की बात करें, ऐसा बहुत सारा इलाका है जहां पर भयंकर अतिक्रमण है, और वो अतिक्रमण पक्का वाला है, वहां रेडी वाले नहीं है, पक्के वाले हैं। तो क्या मेयर प्रवीण पोपली हिम्मत कर पाएंगे वहां जाने की? करी नहीं ना हिम्मत, वहां तो करी ही नहीं। इधर तो मेन रोड पकड़ ली। आपको जाना चाहिए, मैंने पहले कहा इसको होमवर्क करके फिर चलना चाहिए था, ठीक है। पहले तो इसको अपना खुद का खाली करना चाहिए था। जो आरोप मैंने लगाए वो ऑन रिकॉर्ड है। बजरिया चौक में आज भी इनका कब्जा है। स्कूल ड्रेस की दुकान है, इसका भाई चलाता है वहां पे, ठीक है, हांसी में बजरिया चौक में। और उस चौक के अंदर जितने भी दुकानदार है मोस्टली सबके कब्जे ही है। कब्जे इन दी मीन्स, जैसे आप राजगुरु मार्केट में चले जाओ, बरामदा पब्लिक के लिए होगा ना, बरामदा राजगुरु मार्केट पब्लिक के लिए है कि नहीं है? लेकिन पब्लिक कितनी घूमती है वहां पे, सबके कब्जे हैं, सब दुकानदारों ने आगे वो सब लेट कर रखा है। पैदल निकलना बड़ा मुश्किल होता है, सब लेट करके आगे। गाड़ी और बाइक तो आप छोड़िए, मान लीजिए कोई, और बहुत बार हादसे होते भी है, कई किसी दुकान में आग लगी या फिर और कुछ घटना हुई, वहाँ पे फायर ब्रिगेड जा ही नहीं सकती, एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती, पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, यानी कि जो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो वहां जा ही नहीं सकती। वहां पे गाड़ी और बाइक छोड़िए सर, वहां पे पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। असल में जो ये रेडी वाले हैं ना, ये एक विशेष, मतलब ऐसी जो लोग हैं बेचारे जो बाहर से प्रवासी है, मतलब वोट बैंक इसको हम देख सकते हैं कि जिनका यहाँ पर वोट नहीं है, उनको छेड़ा जा रहा है, और उनको छेड़ के जो यहाँ का वोट बैंक वो ताड़ी बजा रहे हैं। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा, मजदूर आए, ठा के उनको पटक दिया। एक वीआईपी का बेटा आया, उसके लिए पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस तुरंत खोल दिया। वो सीएम सूट में ठहरता है, ठीक है, 3 दिन वो सीएम सूट में रहता है, फिर वो अपने घर जाता है। और गरीब लोग गरीब लोग पूरी देखा 2500 किलोमीटर गए। मैं खुद इस मामले में बता रहा हूँ, सूर्यनगर की एक फैमिली गेहूं निकाल के, वो 28 लोग थे ट्रैक्टर पे, सूर्यनगर इसमें रहते हैं सिविक कॉलोनी में, वो आए, उनकी शिकायत कर दी, सारे के सारे हॉस्पिटल में ले आए, उनको रात के 11 बजे लाए, उनके सबके टेस्ट कराए। टेस्ट में से मान लो 1-2 बाहर के आदमी आते थे, उनके टेस्ट करा के उनको फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते थे। जैसे उनको बेचारों को 14 दिन के लिए रख दिया, उनकी तो मजदूरी गई। और एक वीआईपी का बेटा आता है, कमल गुप्ता जी फोन करते हैं मेरे को, उस टाइम की बता रहा हूँ, नहीं एमएलए थे, मंत्री नहीं थे। कह रहा आप पहले ऐसे अधिकारी हो जो मेरी बात समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक सुभाष गुप्ता नाम का नकली वकील बनके हमारे को परेशान कर रहा था, बार बार स्वास्थ्य विभाग को बार बार परेशान कर रहा था, किसी कंप्लेंट कर रहा था। तो मैंने उसको उठा के उससे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया अर्बन स्टेट में। तो मुझे कहता है आप मुकदमा वापस ले लो। मैंने कहा आप स्पष्ट कहो कि मैं मुकदमा वापस ले लूं, तो नहीं आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहा जो आप कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं इतना कमजोर अफसर नहीं हूँ, इतना कमजोर होता तो मैंने जो
कोविड के दौरान सबको एक लाठी से आक्या नहीं आक्या, बता दो, जी। इसलिए भुक्तभोगी बिल्कुल नहीं, आपके चर्चे भी इसी वजह से हाँ। हुए हैं। देखो, आप कोई भी काम करते हैं ना, जहां आपको शाबाशी मिलती है वहां बदनामी भी मिलती है। आप पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, आरोप आज भी लगे। दर्ज है। वो तो देखो होता ही है। एक लेडी डॉक्टर ने आज भी दर्ज करवा रखा है, हालांकि जो मैंने उसके खिलाफ करवाया था, दोनों मियां बीबी के खिलाफ, उनका तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वापिस ले लिया। जी। जो उस लेडी ने मेरे खिलाफ कराया था छेड़खानी का, वो मेरे खिलाफ आज भी चल रहा है कोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर से हम निगम पे आते हैं, हिसार निगम पे। अच्छा, जिस तरीके से हम बात करें, ट्रिपल इंजन की सरकार का लगातार दावा किया जा रहा था, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं और विकास से काम होंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन को एक केंद्र, हरियाणा और निगम को जोड़कर ये बता रहे थे। अच्छा, सावित्री जिंदल वैसे तो निर्दलीय विधायक है, लेकिन सरकार को उनका समर्थन है। सावित्री जिंदल कह रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो रेडी वाले लोग हैं, तो लगाएंगे कहाँ जाएंगे। कमल गुप्ता है, वो कुछ और बयान दे रहे हैं। जो पूर्व मेयर है गौतम सरदाना, वो कह रहे हैं कि इनको बोलने में की तमीज ठीक करनी चाहिए, शालीनता इसमें आनी चाहिए। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे कृष्ण सिंगला, वो भी कहीं ना कहीं इनको हिदायत दे रहे हैं कि आप जनता के मेयर हैं, आप जब कोई सवाल जवाब करो तो तरीके से बात करनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था उस टाइम, आप पार्क में मिले थे जब इलेक्शन के दौरान, मैंने क्या कहा था, सावित्री जिंदल की चलनी नहीं है, यहाँ चलनी गुप्ता जी की, और अब ये मेयर साहब की चलनी है। और सावित्री जिंदल को तो सिर्फ बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये जो साजिश रची जा रही है, कमल गुप्ता द्वारा रची जा रही है। अच्छा, हाँ, ये विधायक के पास पहुंचेंगे लोग, ये कुछ कर नहीं पाएगी, कर भी नहीं पा रही। क्या कर पा रही? रेडी वालों के लिए आप लोकेशन दो, जगह दो उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रवीण पोपली को कमल गुप्ता द्वारा एक मोहरा बनाया जा रहा है? मोहरा ही है। प्रवीण पोपली की हिम्मत नहीं है गुप्ता के बगैर पांव भी रख सके कहीं भी, कहीं नहीं रख सकता पांव। तो इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? किसको भुगतना पड़ेगा? भुगतेगी मौजूदा विधायक का। कमल गुप्ता जी तो कह देंगे, मैंने पहले भी कहा था आपको इंटरव्यू के दौरान। ये अपनी राजनीतिक टीस में भी कमल गुप्ता दिखाना चाह रहे, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, संघ का, बीजेपी का। सावित्री जिंदल का अपना एक नाम है, जिंदल हाउस के हिसाब से। तो ये जो दोनों की जो टसल है, जो इसमें तो आम जनता तो परेशान होगी। उसमें मैंने पहले भी कहा था आपको इंटरव्यू के दौरान, मैं कही हिसार की जनता पिसेगी। इस इलेक्शन के बाद, मेयर के इलेक्शन के बाद हिसार की जनता पिसेगी, वो पिस रही है जी। यही वजह थी। मैं यूं कह रहा था, अभी सेंटर का जो पावर है, सेंटर पावर का जो ताकत है वो कहीं और है, और जो मौजूदा विधायक है वो कुछ और है। उसको कुछ है ही नहीं। उसके लिए बेचारे की सड़कें ही बनी है, वहां क्या महीने विधायक बने ना हो गए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का लगातार आना जाना रहा। प्रधानमंत्री की यहाँ पे कहीं की जिंदल वाले जो स्टेचू लगा है बाबूजियों का, जिंदल साहब का, वहां से लेकर जिंदल चौक तक, और अभी आगे जो रोड बनी है अब बनी है। इलेक्शन कब हुआ था? कितने महीने हो गए इलेक्शन हुए? 6 महीने तो हो गए ना, ज्यादा हो गए। तो आज 6 महीने बाद उनका घर के आगे से रोड बनी है, आप हिसाब लगा लो कितना उनका नजरिया है। और आप चले जाओ जिंदल चौक से जिंदल हॉस्पिटल तक, कि पोपली वहां गया है क्या? वहां गया? सिर्फ जिंदल के मोड़ तक पोपली वहां से चला है। बीजेपी कार्यालय से चला है। रास्ते में एक दुकान आती है गोहाना जलेबी वाले की, किसकी दुकान है वो? वहां पे बहस भी हुई, कागज दिखाने सुन तो ले, वो किसकी दुकान है? वो गंगवा का है, जिसकी दुकान है, गंगवा गांव का है। और मौजूदा जो मंत्री जी है रणबीर गंगवा जी, उनका वो रिश्तेदार है। गांव का ही हो गया जी, गांव का ही हो गया। अब उसका छोड़ दिया। मेरे को कल ही किसी ने बताया, बोला जी उसने पता नहीं क्या कान में फूंक मारी, उसका तो छोड़ के पोपली जी फट दी से आगे चल जाए। मैं बोला ठड आदमी आगे कोई नहीं बोल सकता है, तो ठड आदमी आगे बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वो जिगरा नहीं है, वो तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक मजदूर, एक बेचारे, एक बहुत कमजोर कड़ी है, रेडी वाला सबसे कमजोर कड़ी है, कमजोर है। अच्छा, इसी कड़ी में डॉक्टर साहब, जैसे निगम के तो बहुत सारे मामले आते हैं, चुनाव में ये चीजें आई थी, लेकिन चुनाव से पहले भी गायब थी, चुनाव होने के बाद भी गायब होगी। हाउस टैक्स की जैसे बात है, जिस तरीके से लोग परेशान है ना, फैमिली आईडी को लेकर लोग परेशान है बहुत। और जैसे लगातार ये लोग कहते भी, खुल के कहते हैं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? जरूरत ही नहीं है। जब बिना मांगे वोट मिल गए, लोग 5 साल रोए प्रॉपर्टी आईडी के लिए, एनडीसी के लिए, एनओसी के लिए रोए, सारे रोए, सब
सबने दलालों के माध्यम से काम कराए। हम्म, एक एमसी की टिकट इसलिए कटी है, बीजेपी का उसको टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो दलाल था, जी। एनडीसी एनओसी का दलाल था वो। हम्म, उसकी टिकट कटी, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी, नाम नहीं ले सकता मैं उसका, हम्म। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जी। कोई मेरे से नहीं, पूछना। लोग समझ जाएंगे, हाँ, लोग समझते हैं। उसका टिकट कटा है, उस टिकट उसकी जगह किसी और को दिया गया। उनको खुद भी पता, हाँ, सुन उसको पता है मेरा टिकट क्यों कटा है, हम्म, मैंने कहा भी था उसका, मतलब टिकट क्यों कट गया। जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये यहाँ बैठे है ना, हम्म, ये सब दलाली का सौदा है और कुछ नहीं है। हम्म। और निगम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, आज भी है। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जो हिसार नगर निगम है वो दलाली का, भ्रष्टाचार का अड्डा जो है सबसे बड़ा बना हुआ है। और जिस तरीके से बड़े गंभीर आरोप डॉक्टर साहब ने लगाए हैं कि जो मेयर खुद की उनकी दुकान हांसी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतिक्रमण के ऊपर बनी हुई, उन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है, यानी कि होता है ना भाई, खुद का घर जो है वो कब्जे पे बना रखा है, खुद की दुकान है वो कब्जे बना रखी है। और अब लोगों का कब्जा, और लोग भी कौन? गरीब लोग, जिनके यहाँ पर वोट नहीं है, जो कहीं न कहीं अपनी थोड़ी बहुत दिहाड़ी करके जो पैसा कमाते हैं, उन गरीब लोगों को कहीं न कहीं जिस तरीके से हटाया जा रहा है। और ये देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा वीडियो की शुरुआत में, हर कोई चाहता है कि अतिक्रमण हटे। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अतिक्रमण को नहीं हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटे, कहीं न कहीं जो रोड है वो खुला रहे, ताकि इमरजेंसी जो हो कहीं न कहीं लोगों को आने-जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसके पीछे जो हमने डॉक्टर साहब से वजह जानने की कोशिश की कि कितना बड़ा मामला, कि 2 बड़े राजनीतिक लोग और उनके बीच में उनकी जो टीस है, आखिर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हिसार के अंदर यही चल रहा है? या फिर जिस तरीके से मेयर जो हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? और जैसे आप हिसार के लोग हैं, क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई सिरसा चुंगी से लेकर जो कहीं न कहीं जिंदल मार्ग, यानी हम जिसको पुराना दिल्ली रोड कह सकते हो, हिसार के बीचों-बीच होके जाता है, जो कार्रवाई कहीं न कहीं उस पर चल रही है, क्या वैसी ही कार्रवाई पूरे हिसार शहर में भी चलनी चाहिए? क्या प्रवीण पोपली इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उन तमाम बड़े-बड़े जो कहीं न कहीं जो बड़े हाउसेज़ हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, जो बहुत-बहुत सालों से बैठी हैं, जो पुराने सेठ हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं कब्ज़ा कर रखा है और कहीं तो पक्की भी दुकानें आके बना रखी है, क्या हिम्मत कर पाएँगे? वो तो काफिले में थे, जी। वो तो इनके काफिले में थे, साथ साथ थे, अच्छा, जिन्होंने कर रखा है। जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, जो बड़े बड़े शोरूम वाले थे, हुँ। वो सब इसके काफिले में चल रहे थे, हम पीछे पीछे गाड़ियां लेके चल रहे जी, मतलब बड़ी बात है कि क्या हिम्मत कर पाएँगे प्रवीण पोपली, या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस तरह की जो है नामी कार्रवाई वो करते रहेंगे? और हिसार की जनता जो है, वैसे तो पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? खुलकर कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि हिसार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, आखिर उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या सच्चाई है और क्या सोच है? खुलकर अपनी राय ज़रूर दें।